हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले पदों का स्टडी कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे भाई, तो आज अब हम लोग स्टडी करेंगे बिलियता के बारे में और एट लास्ट कुछ क्वेश्चन देंगे आप लोगों को बनाने के लिए। बिलियता या घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी, और विद्यार्थी रेगुलर स्टडी करते रहिए। वीडियो मैं रेगुलर अपलोड करूंगा। इधर बीच में मौसम खराब की वजह से 1-2 दिन का गैप हुआ है, उसको मैनेज कर लिया जाएगा हम लोग। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताएं कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। जिस दिन अब सरकार आपको अनलॉक करे उस दिन से अपना क्लास ऑफलाइन स्टार्ट होगा, लेकिन तब तक हम लोग काफ़ी सिलेबस को आगे बढ़ा चुके होंगे। पढ़ाई में कोई दिक्कत होता है तो आप अवश्य बोलिए, बिना डरे बोलिए। और यदि कोई दिक्कत नहीं होता है तो अवश्य कमेंट्स कीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हुआ, कुछ ना कुछ वही लिखिए भेजिए। मेरे अंदर हमेशा बेचैनी रहता है कि पता ना क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आइए देखिए, बिलियता या घुलनशीलता सॉल्यूशन चैप्टर का ये दूसरा टॉपिक है। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें मात्र 3 टॉपिक में पढ़ना है। पहला है बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाला पद, दूसरा है यही सॉल्युबिलिटी, और तीसरा है अपना अनुसंख्यक गुणधर्म। बस ये 3 टॉपिक पढ़ लिए, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आइए, सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता, देखिए ध्यान से क्या है बाबू। घुलनशीलता या बिलियता के बारे में मैंने बताया था कि एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में विलेय का घुलना, ओके, एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में विलेय का घुलना उसकी क्या कहलाता है? बिलियता या घुलनशीलता कहलाता है। एक बार इसकी चर्चा कर चुके हैं हम बिलियन के प्रकार के टाइम में। बिलियन के प्रकार में मैंने बताया था कि बिलियता के आधार पर 3 तरह का होता है, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त बिलियन। हुआ तो चर्चा वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिर से एक बार, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बात जानना है यहाँ। तो किसी विलायक में एक निश्चित ताप पर विलायक के एक निश्चित मात्रा में घुलने वाले विलेय की मात्रा को हम लोग क्या बोल देते हैं? बिलियता बोल देते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाता है विलायक में विलेय का घुलना बिलियता कहलाता है। देखिए ध्यान से क्या है, हम लोग यहाँ लगातार देख रहे हैं विद्यार्थी कि लास्ट डेट में बताया था मैंने कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की वह अधिकतम मात्रा जिससे विलयन जो है कैसा प्राप्त हो? संतृप्त विलयन प्राप्त हो। मैंने बताया था जी यस। तो ये बात बता चुके हैं कि 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की वह अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त होता है क्या कहलाता है? बिलियता कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बिलियता का डेफिनेशन आप सबको याद होगा पहले से ही, और अभी भी याद हो गया कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की वह अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त होता है क्या कहलाता है? बिलियता या घुलनशीलता कहलाता है। ओके, अब देखिए ध्यान से, ये बिलियता या घुलनशीलता में क्या होता है। देखिए होता क्या है, सबसे पहला चीज कि जब हम सब यहाँ पे एक पात्र ले लेते हैं, इसमें यहाँ विलायक ले लेते हैं, विलायक, और इस विलायक में हम लोग विलेय को डाल देते हैं। किसको बाबू? यस, एक विलायक ले लिया, उसमें किसको डाल दिया? विलेय को डाल दिए। ओके, इस विलायक को लेकर के उसमें हमने यदि विलेय को डाल दिया तो क्या मिला बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, जब विलायक में हमने विलेय को मिलाया तो सबसे पहले क्या होता है? जो भी विलायक के अणु है, विलायक अणु, और जो भी विलेय के अणु है, विलेय अणु, ध्यान दीजिएगा,
विलायक विलायक अणु कहने का मतलब हुआ कि विलायक के दो अणु भी आपस में किसी न किसी बल द्वारा बंधे होंगे। उसी तरीके से विलेय के भी दो अणु आपस में भी किसी न किसी प्रकार के बल द्वारा बंधे होंगे। तो ये विलायक विलायक अणुओं के मध्य का बंधन और विलेय विलेय अणुओं के मध्य का बंधन, जैसे ही विद्यार्थी विलायक में विलेय को मिलाया जाता है ये बंधन टूटने लगता है। याद रखिएगा, यानी कि विलायक और विलेय के अणुओं के मध्य जो पहले से बना हुआ बंधन रहता है वो क्या होता है बहू? टूटता है। यस, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले होता है विद्यार्थी में कि जो पुराना बंधन है ना, पुराना बंधन वो टूटता, पुराना बंधन का टूटना और नए बंधन का बनना, ये कहानी होती है यहाँ। नए बंधन का बनना। यस, तो ध्यान दीजिएगा, विलायक विलायक और विलेय विलेय अणुओं के मध्य जो पुराना बंधन होता है वो टूटता है और विलायक तथा विलेय के अणुओं के मध्य नया बंधन बनता है। ध्यान दीजिएगा, विलायक विलायक के अणु और विलेय के अणुओं के मध्य का पुराना बंधन टूटता है और इनके मध्य एक नया बंधन बनता है। और नया बंधन बनता है तभी जाकर के विलायक में कौन घुल जाता है? यस, विलायक में विलेय जब घुल जाता है तो कहते हैं कि यहाँ क्या बना, क्या हुआ? घुलनशीलता, विलेयता। याद रहेगा। तो बाबू अब मैं पूछूं कि विलेयता क्या है, तो आपको समझ में आ गया कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की वह अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त होता है विलेयता या घुलनशीलता कहलाती है। डेफिनेशन हो गया। अब इसके अंतर्गत होता क्या है, तो पहला चीज मैंने बताया कि जब विलायक में विलेय को डाला जाता है तो उनके अणुओं के मध्य पूर्व से बना हुआ बंधन होता है और ये दोनों आपस में मिलकर के एक नए बंधन का निर्माण करते हैं और नए बंधन के साथ ये आपस में घुल जाते हैं। याद रहेगा बाबू। तो अब बताइए कि ये जो है पुराना बंधन टूटेगा तब ना नया बंधन बनेगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? करने वाला कारक कौन कौन है जी? मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि विलेयता क्या है तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक बताए। विलेयता क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक बताए, तो आप विलेयता का तो परिभाषा लिख देंगे यहाँ पे कि नियत ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की वह अधिकतम मात्रा जिसे संतृप्त विलयन प्राप्त होता है क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। अब विद्यार्थी प्रभावित करने वाला कारक क्या होगा? तो पहला कारक हो गया विद्यार्थी विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति ये क्या है विद्यार्थी? तो देखिए, विलेय और विलायक की प्रकृति पर विलेयता इस प्रकार से निर्भर करती है कि सबसे बड़ा चीज इसमें डिपेंड ये करता है, नहीं होता है चोर चोर मौसेरे भाई, हाँ, टिट फॉर टैट। तो बताओ विद्यार्थी, यानी कि यहाँ कहना मैं ये चाहता हूँ कि यदि विलेय और विलायक दोनों के दोनों एक ही नेचर के हो, एक ही मतलब कि दोनों चोर हुई सब तो संगतिया बढ़िया बने हैं सब। अब एगो चोर होके एगो ईमानदार होके तो कभी बढ़िया रिलेशन बने। तो बस वही मैं कहना चाहता हूँ कि विलेय और विलायक दोनों के दोनों समान नेचर के हों, एक ही नेचर के होंगे ना तो वे एक दूसरे में घुल जाएंगे। यानी कि यदि विलायक जो है ध्रुवीय प्रकृति का है तो उसमें ध्रुवीय विलेय ही घुलेगा, यदि विलायक अध्रुवीय प्रकृति का है तो उसमें अध्रुवीय विलेय ही घुलेगा, ठीक ना। यानी कि एक कहावत होता है विद्यार्थी, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। मतलब समान समान को घोलता है कहने का मतलब कि यदि ध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय को घोलेगा, यदि अध्रुवीय है तो अध्रुवीय को घोलेगा। यानी कि हमारा विलायक यदि ध्रुवीय विलायक है तो उसमें ध्रुवीय विलेय ही घुल सकता है, यदि हमारा विलायक अध्रुवीय है तो उसमें अध्रुवीय विलेय ही घुल सकता है। ऐसा नहीं होगा कि अध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय घुल जाए या ध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय घुल जाए। हालांकि कुछ परसेंट एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद हैं इसके, लेकिन आप अपवाद पे ना जनरल कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए कि लाइक डिजोल्व लाइक सिद्धांत को पालन करते हैं ये सब।
यानी कि जैसा को तैसा, जो जैसा रहता है उसी में घुलता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब वो विलय एवं विलायक की प्रकृति में एक बात और समझ में आया। दूसरा पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं कि विलय एवं विलायक की प्रकृति में हम ये भी बोल सकते हैं कि विलय के अणुओं के मध्य और विलायक के अणुओं के मध्य के बंधन की प्रकृति कैसी है। यदि विलायक के और विलय के अणुओं के मध्य का बंधन पहले ही से मजबूत है तो उसको तोड़ने के लिए और ज्यादा ताप काम पड़ेगा, यानी वो आसानी से नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे तो जल्दी नहीं घुलेंगे, नहीं घुलेंगे, यानी उसकी विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी याद रखना है कि विलय एवं विलायक के अणुओं के मध्य के बंधन की प्रकृति पर भी उनकी विलयता डिपेंड करती है। यदि विलय अणुओं के मध्य और विलायक के अणुओं के मध्य का बंधन प्रबल है तो उसको तोड़ना आसान काम नहीं है। उसको तोड़ने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, जो आसानी से नहीं टूटेगा, जिसके कारण उसकी विलयता क्या होगी, कम होगी। यस, सॉल्युबिलिटी विल बी लो। याद रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि विलयता मतलब यही हो गया कि विलायक और विलय के अणुओं के मध्य का पुराना बंधन टूटता है और नए बंधन के निर्माण के साथ ये आपस में घुल मिल जाते हैं। तो पहले तो पुराना बंधन यदि मजबूत है तो तोड़ना कठिन हो गया, और तोड़ना कठिन है तो विलयता कम हो जाएगी। याद रहेगा ना। तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा यहाँ से। सो ऑब्जेक्टिव तो सीधा दे दी ना कि विलयता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखे, तो खाली कारक लिख दे बोलो और एक एक्सप्लेन थोड़ी कर बोलो बुआ। यदि एग्जाम में क्वेश्चन था कि विलयता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखे, तो सीधा विलयता का परिभाषा और इसका प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्न 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 है। कब वो तो पहला हो गया ये, दूसरा हो गया क्या कहा, पहले का ये, दूसरा का ओ, तीसरा का ओ, क्या ना हो। यस, देखो दूसरा क्या है। अब आपको पता चल गया है कि जब हम लोग विलायक में विलय को घुलाते हैं, विलायक में विलय को घुलाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, जब हम सब विलायक में विलय को घुलाते हैं तो क्या होता है यार, ध्यान दीजिएगा कि बाबू इनको पहले से जो पुराना बंधन बना है वो तो पहले तो क्या होगा, बोलिए। तो पुराना बंधन टूटेगा तब न नया बंधन बनेगा, तब न जाकर के विद्यार्थी कोई भी पदार्थ उसमें घुलना स्टार्ट करेगा। तो इस बताइए पुराने वाले बंधन को तोड़ने में एक आसान काम क्या है बाबू, इसको क्या कर देना है। यदि गर्म करेंगे तो यहाँ से ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तो कोनो की ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके मध्य का बंधन जो होगा क्या हो जाएगा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्राप्त हो जाएगा, आबंध वियोजन ऊर्जा, जिससे आबंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और आबंध टूट जाएगा तो विद्यार्थी विलयता बढ़ जाएगी। जैसे याद कीजिए मैंने बताया था कि हलवाई लोग क्या करते हैं भाई, सिंपली हम लोग शरबत बनाते हैं तो विद्यार्थी क्या 1 लीटर जल में कितना चीनी घोल सकते हैं, एक माइनर मात्रा। लेकिन वही लोग क्या करते हैं हलवाई लोग भाई कि उसको आग पे रख करके और ज्यादा चीनी घुला देते हैं कि नहीं। यानी कि टेम्परेचर देने से पुराना बंधन बन टूटा, तब न नए बंधन के निर्माण के साथ वो घुल गया जी। तो अब बताओ कि ताप में वृद्धि करने से विलयता में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है बाबू, क्योंकि ताप में वृद्धि से पुराना बंधन आसानी से टूट जाता है। यस, ताप में वृद्धि के साथ साथ विलय और विलायक के अणुओं का आबंध वियोजन ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे पुराना बंधन टूट जाता है और वे आपस में नए बंधन के निर्माण के साथ आसानी से विलय हो जाते हैं। यानी कि तापमान में वृद्धि के साथ विलयता बढ़ती है। क्या होती है, क्या होती है, याद रहती है, बढ़ती है ना जी। लेकिन एक केस में बाबू घटती भी है। एक ऐसा भी कंडीशन है जब विलयता क्या होगी, घटेगी। कब कब, जब हम लोग विलायक के रूप में क्या लेंगे, और द्रव में किसको घोलेंगे जी। अब बताओ यदि द्रवीय विलायक है और उसमें क्या मिला रहे हैं, तो बताओ वो द्रवीय विलायक है, उसमें मान लीजिए कि हम गैसीय विलय को मिला रहे हैं, तो थोड़ा सोच करके देखिए तो इसको ढक देते हैं तो गैस के अणु इस द्रव के सतह के ऊपर वे न होंगे बाबू, बोलो। तो जब ये द्रव के संपर्क में आएंगे तभी ना घुलेंगे, दूर रहेंगे तो थोड़े घुलेंगे। अब बताओ यदि हम टेम्परेचर देते हैं तो एक गैस के अणु द्रव के संपर्क में आएंगे, द्रव से दूर जाएंगे, बोलिए। और जब द्रव से दूर जाएंगे तो क्या यह गैस इस द्रव में घुल पाएगा, बोलो लो, नहीं ना। यानी
कि विद्यार्थी ताप में वृद्धि के साथ विलयता घटती भी है, लेकिन कब? जब द्रव में गैस की विलयता की बात करें। ये तो याद हो गया कि भाई ताप में वृद्धि के साथ विलयता बढ़ती है, ठीक है, लेकिन किस केस में नहीं बढ़ती है? जब द्रव में गैस की विलयता की बात की जाए। तो बाबू ताप में वृद्धि के साथ साथ द्रव में गैस की विलयता घटती है। कारण आपको समझ में आ गया कि टेम्परेचर देंगे तो गैस के उनके द्रव के संपर्क से दूर भागेंगे। जब उनके संपर्क में आएगा ही नहीं तो क्या कभी उड़ पाएगा? तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ विद्यार्थी, मछलियों का जीवन ठंडी में आसान होता है या आरामदायक होता है कि गर्मी में? यस, ठंडी के दिनों में। कारण क्या है बाबू? कारण है कि जो भी जलीय जीव है, जब टेम्परेचर कम रहता है तो उसमें ऑक्सीजन आसानी से जल में घुल जाएगा। क्या बाबू? निम्न ताप पे घुल जाएगा। लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन के अणु इससे यानी कि जल में ऑक्सीजन की विलयता घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? यानी गर्मी के दिनों में जल में ऑक्सीजन की विलयता घट जाने के कारण से ही जलीय जीवों के श्वसन में क्या होती है? कठिनाई होती है। यहाँ तक कि आप लोग देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में मछलियाँ ऊपर आके सांस लेती है। कब भाई लोग काफी ज्यादा दिखाई देती है। कारण भी क्या है? समझ में आ गया कि जब टेम्परेचर उच्च होता है तो द्रव में गैस की विलयता कम होती है। तो द्रव है जल और गैस है ऑक्सीजन। तो जल में ऑक्सीजन की विलयता ताप में वृद्धि के साथ साथ क्या होती है? घटती है। जल द्रव है ना, तो द्रव में मतलब जल में ऑक्सीजन की विलयता ताप में वृद्धि के साथ साथ क्या होती है? घटती है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में जलीय जीवों का जीवन कष्टदायक हो जाता है। ठंडी के दिनों में जलीय जीवों का जीवन आरामदायक होता है। हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलीय जीवों का जीवन गर्मी के दिनों में कष्टदायक हो जाता है, क्यों? तो जवाब देंगे आप? जवाब क्या देंगे? जी नहीं, जवाब क्या देंगे? जवाब देंगे हम लोग कि ताप में वृद्धि के साथ साथ द्रव में गैस की विलयता घटती है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में जल में ऑक्सीजन की विलयता घट जाती है, जिसके कारण से जलीय जीवों के श्वसन में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में जलीय जीवों का जीवन कष्टदायक हो जाता है। क्या अब तो खूब आराम से वीडियो को रोककर आराम से देख के लिख सकते हैं आंसर। कोई दिक्कत है बाबू? चलिए, अच्छी बात है। तो ये टेम्परेचर का क्या समझ में आ गया कि टेम्परेचर ताप में वृद्धि के साथ साथ विलयता बढ़ती भी और घटती भी। ये डिपेंड करता है कि विलायक और विलय कौन है। यदि यहीं पे द्रव में हम लोग बताओ बाबू, द्रव में ठोस की बात करते हैं तो बताओ ताप में वृद्धि के साथ साथ विलयता बढ़ती की घटती? यस। जैसे आपको याद होगा जल में चीनी, याद है ना? हलो आइलो काम करते हैं तो बाबू समझ में आ गया कि ताप में वृद्धि के साथ साथ विलयता कोई है कि सर नहीं कुछ बोल सकते, बढ़ती भी है और घटती भी है। अब डिपेंड करता है विलय और विलय के बारे में। तो बाबू ऐसा क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे कि जी द्रवीय विलायक में ठोस विलय की विलयता ताप में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है, द्रवीय विलायक में ठोस विलय की विलयता ताप में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है, और वही कह दे कि द्रवीय विलायक में गैसीय विलय की विलयता ताप में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। दोनों का क्या समझ में आ गया? अब ठोस थोड़े उड़ गई हैं कब वो? तो यार याद रखिएगा कि गैस को जब गर्म करेंगे तो द्रव के संपर्क सतह से दूर जाएगा, जब संपर्क में होगा यही कहाँ से घुलेगा, यानी वहाँ विलयता घट गई। यदि ठोस की बात करते हैं तो ठोस जब टेम्परेचर प्राप्त करता है तो वहाँ विलय और विलाय के अणुओं के मध्य का बंधन टूट जाता है और आसानी से घुल जाता है। भाई पछता है तो बोलिए हेलो, दिक्कत हो गया तो आज अल्लाह में हम कुछ भाषा ना लिखे हैं, भाषा तो लोग अपना से लिखेगा। कौन सी? तो ये कर मेन उद्देश्य कौन सी बाबू? तो क्वेश्चन सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि विलयता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो विलयता का परिभाषा आपको पता है जी, बस उसके नीचे वो भी लिख लीजिएगा, ठीक ना? पैराग्राफ करके पहले तो विलयता की परिभाषा कैसे लिखेंगे बाबू? नियत ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलय की वह अधिकतम मात्रा जिससे संतुलित विलयन प्राप्त होता है क्या कहलाता है? विलयता या घुलनशीलता कहलाता है। इतना काम कर लेंगे ना? चलिए
अब बाबू नीचे क्या लिख देंगे आप, पैराग्राफ करके लिख दीजिएगा ऐसे कि विलेयता के लिए विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य का पुराना बंधन टूटता है, उसके पश्चात ही आपस में मिलकर के नए बंधन का निर्माण करते हैं, तब जाकर के विलायक में विलेय घुल पाता है। ये भी चीज हो गया। उसके बाद बोल दीजिएगा कि जनरली विलेयता को मूल राता या मूल प्रभाज के पदों में व्यक्त किया जाता है। ये उसके बाद नीचे लिख लेंगे कि विलेयता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन है जी, निम्न है। हो गया। अगला है विद्यार्थी क्या, दाब। अब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, दाब क्या है। अच्छा बाबू बताओ, मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि ये हम लोगों ने कोई द्रव ले लिया विलायक के रूप में, द्रव क्या है विद्यार्थी, विलायक। यस, यह कोई द्रव पदार्थ में ले लिया विलायक के रूप में, और इसमें मैंने क्या किया कि गैस को डाल दिया, और ये गैस बाबू हो गया हमारा विलेय। गैस क्या होगा बाबू, विलेय एक क्या है जी, गैस। अब बताओ, इसको ढक्कन लगा दिए बाबू। अब बताओ, गैस के अणु यहाँ है, ये द्रव के अणु है, कुछ गैस के अणु इस द्रव के संपर्क में भी होंगे जो घुल जाएंगे। अब बताओ, जब हम इसके ऊपर दाब आरोपित करते हैं, क्या करते हैं, जब इसके ऊपर दाब आरोपित करेंगे तो ये नीचे की तरफ धक्का देगा, तो गैस के अणु द्रव के संपर्क में आएंगे, जुड़ जाएंगे। जब संपर्क में आएंगे तो बाबू ये इसमें घुल जाएंगे कि नहीं घुलेंगे, घुलेंगे। यानी जब आपने दाब बढ़ाया तो विलेयता बढ़ी की घटी, कब बढ़ी बाबू, जब द्रव में किसकी बात थी, यानी कि द्रव में गैस की विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या होती है, ये बात आप लोग अभी बोल रहे हो, लेकिन आप लोग से बहुत 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 पहले 1802-3 ईस्वी में वैज्ञानिक हेनरी ने ये बात बोल दिया था। कौन बोला था, हेनरी। यस, हेनरी ने बोला था, जिसे हम सब हेनरी का नियम याद करते हैं। किसका नियम, यस, हेनरी का नियम। क्वेश्चन पूछा कि हेनरी का नियम क्या है, सीधा बोलिएगा कि बाबू नियत ताप पर, नियत ताप, यस, नियत ताप पर किसी द्रव्य विलायक में गैसीय विलेय की विलेयता आरोपित दाब के समानुपाती होता है। तो याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होते नहीं अभी। तो बताओ, तो वो ये जो नियम है क्या है, समझ में आ गया कि नियत ताप पर किसी द्रव्य विलायक में गैसीय विलेय की विलेयता उस पे आरोपित दाब के समानुपाती। ये बात किसने बताया, हेनरी का नियम। ठीक है बाबू। अभी इस हेनरी के नियम पे एक स्पेशल वीडियो बनेगा, जस्ट अभी इस सब टॉपिक को हटा करके, ठीक है ना। जस्ट सब पॉइंट को एक्सटेंड कर देते हैं, फिर इस वीडियो को इतना पे ही रोक देंगे, और हेनरी के नियम के लिए स्पेशल टॉपिक और राउल्ट के नियम के लिए भी स्पेशल टॉपिक आएगा। 2 वीडियो दोनों अलग अलग बनेंगे। चाहते तो बाबू देखिए, इसी में है हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, लेकिन हमारे एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों के लिए एक फ्रेश वीडियो बनेगा। हेनरी के नियम बनेगा, हेनरी का नियम क्या है, इसके लिए शर्त क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशन, तो वो वहां पे चर्चा करेंगे। फिर जब राउल्ट का आएगा तो उसका भी फुल्ली एक्सप्लेनेशन कर देंगे बढ़िया से, ठीक ना। चलिए, तो बाबू दाब के बारे में समझ में आ गया कि विद्यार्थी द्रव्य विलायक में गैसीय विलेय की विलेयता दाब से प्रभावित होती है कि नहीं, दाब बढ़ाने को विलेयता कंफर्म है। ये बात कौन बताया था, हेनरी का नियम किसे संबंधित है बाबू, समझ में आ रहा है, विलेयता और दाब है ना। किस प्रकार के विलायक में, द्रव्य विलायक में, किस विलेय की, हाँ, द्रव्य विलायक में गैसीय विलेय की विलेयता, द्रव्य विलायक में गैसीय विलेय की विलेयता उस पर आरोपित दाब के किसका नियम है, कंफर्म। चलिए अब बताओ विद्यार्थी, इसका मतलब हुआ कि दाब कम तो द्रव में गैस की विलेयता कम होगी ना। चलो बाबू,
अब बताओ विद्यार्थी, यदि यह गैस ना हो करके बबुआ ठोस होता, क्या होता? यानी कि हमारा विलेय इस बार क्या हो जाए? सॉलिड। अब बताओ अब ठोस होगा तो ये द्रव के ऊपर होगा कि द्रव में भी ऐड हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब बताओ कि क्या इसके ऊपर दाब आरोपित करने से क्या वो ज्यादा घुल जाएगा? नहीं ना। यानी कि जब हम लोग द्रवीय विलायक में ठोस विलेय की विलेयता की बात करें तो यह दाब से कोई प्रभाव नहीं ना पड़ेगा। यानी कि द्रवीय विलायक में ठोस विलेय की विलेयता दाब से अप्रभावित रहती है, दाब से अप्रभावित रहती है, कन्फर्म। लेकिन द्रवीय विलायक में गैसीय विलेय की विलेयता दाब से हो गया। तो विद्यार्थी अब ये जाके समाप्त हुआ हमारा कि विलेयता या घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी। आइए एक बार फिर चर्चा करते हुए मिटा देते हैं इसको। आप अपने कॉपी में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे बोलेंगे कि नियत ताप पर किसी विलायक में घुलने वाली विलेय की वह अधिकतम मात्रा जिससे संचित विलयन प्राप्त होता है विलेयता कहलाती है। ओके, क्या कहता हूँ? विलेयता कहलाता है। विलेयता को जनरली मूलता या मोल प्रभावी के पदों में व्यक्त किया जाता है। ओके, पैराग्राफ लिखिएगा कि विलायक और विलेय के अणुओं के मध्य का पुराना बंधन टूटता है, उसके पश्चात ये आपस में मिलकर नए बंधन के निर्माण के साथ एक दूसरे में घुल जाते हैं, यानी कि घुलनशीलता उत्पन्न होती है। ओके, घुलनशीलता को प्रभावित, विलेयता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्न है। पहला है विलेय एवं विलायक की प्रकृति, दूसरा है ताप, तीसरा है दाब। अब हमारे एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन मिले कि विलेयता क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक लिखे तो सीधा परिभाषा कारक, एक्सप्लेन ना, एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। लेकिन बाबू मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया कि ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाए। अब मैं इसका फायदा उठाना चाहूंगा, आप बताइए फटाफट। बताओ कि यदि विलेय और विलायक की प्रकृति समान है तो वे एक दूसरे में घुलेंगे कि असमान है तो घुलेंगे? यानी कि द्रवीय आपका ध्रुवीय विलायक है तो उसमें ध्रुवीय विलेय ही और अध्रुवीय विलायक है तो उसमें अध्रुवीय विलेय ही। अब बताओ विद्यार्थी, ये है क्या? H2O जल, यह एक ध्रुवीय विलायक है ना, ध्रुवीय विलायक है तो इसमें कौन सा विलेय घुलेंगे? ध्रुवीय विलेय ही घुलेंगे। ओके, लेकिन कुछ अध्रुवीय विलेय भी घुल जाते हैं। कारण है कि आपको पता है वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जल एक सात्विक विलायक है। बउआ अब देखो यहाँ पे ध्यान से तो बताइए, यदि विलेय के अणुओं के मध्य का बंधन और विलायक के अणुओं के मध्य का बंधन पहले ही से प्रबल हो तो उनकी विलेयता उच्च होगी कि निम्न होगी? पहले ही बोलने है तालों से कि जब तक पुराना बंधन नहीं टूटेगा तब तक वो आपस में मिलके नए बंधन का निर्माण नहीं करेंगे तो क्या घुलेंगे? नहीं ना। तब बताइए, यदि उनका बंधन मजबूत है तो उनकी घुलनशीलता ऊंच हुई कि निम्न हुई? निम्न हुई। न बंधन टूटेगा जल्दी, न वे आपस में घुलेंगे। तो फिर कहाँ से बोल दो हलो तू लोग? तो याद रहेगा कि यदि विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य का पुराना बंधन मजबूत हो तो उनकी विलेयता क्या होगी? निम्न होंगे। दूसरा क्या मैंने बताया? ताप। ताप के बारे में मैंने बताया कि भाई ताप द्वारा विलेयता प्रभावित होती है कि नहीं होती है? होती है। जब द्रवीय विलायक में ठोस विलेय की विलेयता की बात हो तो ताप में वृद्धि के साथ साथ विलेयता बढ़ती है। और जब द्रवीय विलायक में गैसीय विलेय की विलेयता की बात हो तो घटती है, ठीक ना। यानी उच्च ताप पर द्रव में गैस की विलेयता निम्न होती है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में देखते हैं ना, लोग कहते हैं कि दम फूलने लगा, कहते हैं लोग ना दम फूल रहा, सांस नहीं खेली आज बढ़िया से। कारण का भाई यार, तो बॉडी के अंदर कौन सी बबू? अरे मर्द, रक्त, खून, द्रव हो कि ठोस हो? द्रव। और शोषण में क्या ले जाते हैं? क्या चाहिए? गैस। तो बताओ भाई, जब ताप ऊंच होगा तो द्रव में गैस की विलेयता यानी आसानी से सांस ले पाएंगे? क्या आसानी से ऑक्सीजन आपके रक्त में घुल पाएगा? तो बुझा गया ना बा क्या होता है। चलो तब बताओ भाई, जलीय जीवों का जीवन कब कष्टदायक होता है? हाँ जी, गर्मी के दिनों में। कारण क्या है? जल में ऑक्सीजन कम विलेय होता है उच्च ताप पे। ओके, चलो अगला है दाब। बताओ भाई कि क्या विलेयता दाब से ही प्रभावित होती है? यस।
अब बताओ तो बाबू, द्रव में गैस की विलेयता दाब में वृद्धि के साथ बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। ये किसका नियम है? हेनरी का नियम। पूछा जाए कि हेनरी का नियम क्या है तो क्या बोलेंगे? नियत ताप पर किसी द्रवीय विलायक में गैसीय विलेय की विलेयता उस पे आरोपित दाब के कंफर्म। आगे विद्यार्थी क्या है बताओ तो विद्यार्थी, कि द्रवीय विलायक में ठोस विलेय की विलेयता दाब से प्रभावित होती है कि नहीं? अप्रभावित रहती है। ओके चलो ए चलो वीडियो कमेंट का लो हो गया सर 30 चलो तो विलेयता लगभग एक्सप्लेन हो गया है। इस पे आधारित ऑब्जेक्टिव भी होगा तो आप सब बना सकते हैं। आप वही है, मैं किताब से कौन प्रभावित होता है, कब बढ़ता है कब घटता है, ध्यान में रहता है कि नहीं रहता है। ओके अब उसका भी कुछ कारण है। देखिए क्या बाबू, जब हम लोग विलायक में किसी विलेय को मिलाते हैं और क्या बनता है बउआ? विलयन बनता है। और इस दौरान क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। यानी उष्मा निकलने का मतलब हो गया विद्यार्थी कि यह कैसी अभिक्रिया है? कंफर्म हो गया। अब बताइए कि यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया या प्रक्रिया कहिए। अब बताओ, जब विलायक में विलेय को मिलाए विलयन बना तो उष्मा निकला, यानी कि यह उष्माक्षेपी है। उष्मा निकल रहा है यानी कि उसका टेम्परेचर कम होगा। अब बताओ, ये घुल करके विलयन बनाने के लिए क्या निकालना चाहता है? और आप इसके अगेंस्ट में क्या करें कि इसको गर्म ही करना शुरू कर दें, तो आप उसके फेवर में काम कर रहे हैं कि अगेंस्ट में? अगेंस्ट में। वो बताओ वो उष्मा लेना चाहता है कि देना चाहता है? देना चाहता है। तो उष्मा वो निकाल रहे, आप क्या कर रहे हो? दे रहे हैं। तो उसके फेवर में काम करोगे अगेंस्ट में? अगेंस्ट में काम करोगे तो क्या वो अपना काम करेगा? वो कौन सा काम कर रहा था? ये दोनों आपस में घुल के क्या बना रहे थे? विलय बना रहे थे ना। तो अब बताओ विद्यार्थी, जब आप टेम्परेचर दिए थे इनकी विलेयता घट गई कि बढ़ गई? घट गई। आपने अगेंस्ट में काम किया। तो अब बाबू याद रखिए ये भी चीज कि जब विलायक में विलेय को मिलाया जाता है, यदि प्रक्रिया क्या है? उष्माक्षेपी है, तो ताप में वृद्धि के साथ साथ विलेयता कंफर्म। ताप में वृद्धि करेंगे तो विलेयता घटेगी, क्योंकि वो उष्मा निकाल करके संपन्न हो रहा है। आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन विद्यार्थी यही कहते हैं हम कि जी यदि यह प्रक्रिया उष्माशोषी होती, कैसी प्रक्रिया हो? उष्माशोषी। यानी कि जब हम विलायक में विलेय को मिला रहे हैं, उसके बाद इसको कुछ उष्मा दे रहे हैं, तब जाकर के विद्यार्थी ये आपस में घुल करके विलयन का निर्माण कर रहे हैं। तो बताओ बाबू, ये तो उष्मा ले रही है, यानी एक और प्रक्रिया हो गई उष्माशोषी। अब अब इसको उष्मा चाहिए, आप जितना देंगे उतना फेवर में काम करेंगे। इस स्थिति में टेम्परेचर में वृद्धि के साथ साथ विलेयता बढ़ेगी। बात समझ में आया? बोलो चलो कोई दिक्कत? तो बाबू ये भी याद रखिएगा आप लोग कि यदि प्रक्रिया उष्माक्षेपी है तो ताप में वृद्धि के साथ विलेयता, और यदि प्रक्रिया उष्माशोषी है तो ताप में वृद्धि के साथ विलेयता हैगा ना? यस, ताप में वृद्धि के साथ विलेयता। विद्यार्थी ये सब डिपेंड करता है कि कैसा प्रोसेस है। बाबू जब हम लोग किसी द्रव में गैस को मिलाते हैं तो विद्यार्थी प्रोसेस यही आदत उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और ताप में वृद्धि के साथ विलेयता बढ़ती है कि घटती है, उष्माक्षेपी उष्माशोषी वाला कंसेप्ट ये कहलाता है ला-सा-तेलीय सिद्धांत। ना याद रही बोला दिया लोगों, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ला-सा-तेलीय सिद्धांत ना कुछ नहीं याद रही नु कंसेप्ट तो फिट हो गए दिमाग में कि यदि प्रक्रिया उष्माक्षेपी है दैट मीन्स कि वो उष्मा उत्पन्न करके संपन्न हो रही है। अब यदि हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, विलेयता घटेगी। यदि प्रक्रिया उष्माशोषी है यानी उष्मा ले करके संपन्न हो रही है, दैट मीन्स कि इस बार हम टेम्परेचर देंगे तो उसके फेवर में काम कर रहे हैं, विलेयता बढ़ेगी। यही बात बताता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। घबराना नहीं है, भुला जा ला-सा-तेलीय सिद्धांत याद हो गए? कौन चीज मर्द कहो तो ला-सा-तेलीय सिद्धांत ठीक है। ला-सा-तेलीय सिद्धांत हो गया विद्यार्थी, मिटा दे इसको भी। हाँ अब देखो, ये तो द्रव और गैस की बात कर रहे थे।
बाबू यदि यहाँ पे हम लोग देख लें, ये बात एक नंबर मजे की बात। हो गया, चलो इतना हो गया। अब हम एक बात और बताना चाहते हैं आपको कि बाबू यदि विलायक, पक्का हमारा भरोसा बा ना कि आज अधिकांश विद्यार्थी कमेंट करी है कि सर कुछ स्पीड फास्ट रहला का पक्का कहते हैं कि स्पीड कुछ तेज रहला, लेकिन वो भाई लोग के बुझाई जाएगा चाहिए कि उसी टाइम में हम अपने स्पीड को बढ़ा रहे हैं। जिस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैंने जिस चीज को एक्सप्लेन कर दिया आराम आराम से, उसी को मिटाते वक्त फास्ट बोल रहे हैं। तो जिनको ये बात समझ में आ जाएगी वो कमेंट नहीं करेंगे कि सर स्पीड तेज रहला, ठीक बा। और जिनको वो बात ध्यान में नहीं पड़ेगा वो लोग पक्का कमेंट करेंगे कि हाँ स्पीड कुछ तेज रहला सर, ठीक ना। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो स्पीड कब तेज हो रहा है बाबू? जब मैं रिपीट कर रहा हूँ किसी चीज को। अब ये फिर एक नया चीज मिल रहा है तो फिर आराम आराम से एक्सप्लेन करेंगे। बाबू विलायक प्लस बिले और बिलियन बन रहा है। इस टाइम में विद्यार्थी कंसेप्ट देखिए ध्यान से। यदि विलायक हमारा कैसा है और बिले हमारा कैसा है बाबू, तो इस टाइम में भी कुछ बात आती है। विलायक द्रव है और द्रव में भी क्या है, और ये विद्यार्थी जो ठोस है ना, ठोस में मैं आयनिक ठोस ले लेता हूँ। कैसा ठोस बाबू? आयनिक ठोस। अब बताओ बाबू, ध्यान दीजिएगा। जब ठोस पढ़े थे तो ठोस में बाबू जालक पढ़े थे, क्रिस्टलीय जालक। अब एक मोल आयनिक ठोस को लेकर के उसको आयनों में तोड़ना है। उसको आयनों में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी ना, उस ऊर्जा को हम लोग कहेंगे जालक ऊर्जा। कौन सी बाबू? जालक ऊर्जा। मैंने किसको बोला कि आयनिक ठोस को आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ओके, एक मोल आयनिक क्रिस्टलीय ठोस को पूर्णतः आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को मैंने क्या बोला? जालक ऊर्जा। ये विद्यार्थी क्या है? विलायक। विलायक में क्या? जल। बाबू जब जल में आप किसी पदार्थ को मिला रहे हैं, यही ठोस को, द्रव को, गैस को, ओके, जब आप यहाँ मिला रहे हैं तो इस दौरान बाबू यहाँ से कुछ ऊर्जा निकलती है। क्या होती है ऊर्जा? निकलती है। उस ऊर्जा को विद्यार्थी हम लोग कहते हैं जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे 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 देखो ध्यान से, जैसे हम लोग दीपावली छठ के टाइम में क्या करते हैं कि जल में चूने को डाल देते हैं। चूना मतलब जल में चूने को आप डालते हो तो वहाँ से उष्मा निकलती है कि नहीं? निकलती है बाबू। खतरात के साथ उष्मा निकलती है। तो आप बताओ, जल में जो आपने पदार्थ को डाला तो वहाँ से उष्मा निकली, उस उष्मा को क्या बोला गया? हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, और विद्यार्थी जब उसमें चूने को डाला तो चूने के अणु भी आपस में टूटना शुरू किए, तो उनको तोड़ने के लिए भी ऊर्जा चाहिए ना। काहे नहीं बाहर रखे थे तो टूटना शुरू कर दिया कहू, तो वहाँ उसको कुछ न कुछ ऊर्जा मिली तो टूटा। तो जितनी ऊर्जा मिलने से कोई आयनिक ठोस आयनों में टूट जाता है उसको क्या बोलते हैं? लैक्टिक एनर्जी, जालक ऊर्जा। और ये कौन सी ऊर्जा है? अब यहाँ विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, यदि जल योजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक है, और यदि जल योजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से क्या है बाबू? कम है। तो ध्यान देना, यदि जल योजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक है तो पदार्थ आपस में क्या होंगे? विलय मतलब घुले, माने घुल सकते हैं। विलय विलायक ना समझिए, क्या समझेगा बा? विलय होते हैं मतलब वे उसमें घुल जाते हैं। या और यहाँ पे विद्यार्थी अविलय मतलब विलायक में विलय नहीं घुलेगा। कहने का मतलब यहाँ सोचो बाबू, जैसे ही आपने ठोस पदार्थ को इस जल अर्थात विलायक में डाला, ओके, डाला तो यहाँ से कुछ एनर्जी उत्पन्न हुई जिसे जल योजन ऊर्जा कहा गया। ओके,
मान लो कि जो आप बिले डाले थे, इस बिले को आयनों में तोड़ने के लिए 80 जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। ओके। और विद्यार्थी जैसे ही आपने इसमें डाला तो यहाँ जो जलयोजन ऊर्जा मुक्त हुआ है वो कितना जूल है बाबू? कितना जूल? अब बताओ, इस बार जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक है, मानो थोड़े के लिए। अब बताओ, यहाँ जैसे ही विलेय को डाला गया विलायक में कितना ऊर्जा मुक्त हुई? इस 85 जूल में से इसको कितना चाहिए बाबू? 80। जैसे ही हो इसको 80 जूल मिला, अर्थात इसको जालक ऊर्जा मिला, या किसमें टूट गया? और जैसे ही आयनों में टूट गया तो ये विलायक में घुल जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी ये आपस में क्या होगा? लेकिन यही केस पलट दीजिए कि यहाँ 85 जूल है और ये 90 जूल हो जाए। थोड़ा सोच के देखो बाबू, इस टाइम में क्या है कि विलायक और विलेय में से किसकी ऊर्जा अधिक है? सॉरी, जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा में से कौन सी ऊर्जा अधिक है? ओके। अब बताओ कि जैसे ही आपने विलेय को विलायक में डाला, विलेय को विलायक में डाला, तो यहाँ कितना ऊर्जा मुक्त हुई? ये 85 जूल जब विलेय को मिला तो क्या इसको जालक ऊर्जा प्राप्त हो गया? नहीं प्राप्त हुआ। तो क्या विलेय आयनों में टूटा? क्या विलेय का पुराना बंधन टूटा? जब विलेय का पुराना बंधन नहीं टूटेगा तो क्या विलेय विलायक में घुल पाएगा? तो क्या हो गया? कंसेप्ट समझ में आया? दिक्कत हो तो वीडियो को 1-2 बार बैक ले जाकर पुनः देख लीजिए। पक्का कहते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा, समझ में आएगा। साइंस लिए हैं बहादुर, तो सोचने से पीछे मत भागिए, सोचिए। तो विद्यार्थी अब सीधा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये वाला कि जब जल योजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक होगा तो विलायक विलेय आपस में घुलनशील होंगे कि अघुलनशील? यस। यहाँ बाबू विलेय का मतलब भाई आप विलेय विलायक में समझेंगे, घुलनशील और घुलनशील समझ आए आपको? ओके। तो विद्यार्थी ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए, इस विलेयता वाले वीडियो में इतना ही। अब आखिरी के 5 क्वेश्चन। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, फिर क्वेश्चन बोलता हूँ। और ये आपको अपने से बाबू क्वेश्चन बनाना है, और जिस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते वो कमेंट में पूछना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को सावधानी पूर्वक 2 बार 3 बार देख करके जो टॉपिक न क्लियर हो क्लियर करके आगे बढ़ना है, अपने कॉपी में नोट्स बनाना है। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विलेयता क्या है? विलेयता क्या है? इसको प्रभावित करने वाले कारक बताएं। और ये जितना पॉइंट बताया मैंने सब ऑब्जेक्टिव के लिए बताया था। दूसरा क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में जलीय जीवों का जीवन कष्ट, बाबू इधर लिख रहा पूरा, जीवन कष्ट दायक होता है, क्यों? गर्मी के दिनों में जलीय जीवों का जीवन कष्टदायक होता है, क्यों? हो गया? तीसरा, हेनरी का नियम क्या है? आज सिर्फ इतना, हेनरी का नियम क्या है, यही चीज। चौथा, हाँ अगले वीडियो में ना हेनरी नियम को पूरा खर खानदान सब बताते हैं। निम्न में अंतर लिखें। पहला है मोलरता एवं मोलरता। दूसरा है आदर्श विलेय एवं अन्य
आदर्श विलयन। पांचवा, निम्न को परिभाषित करें। पहला है PPM, दूसरा है अति संतृप्त विलयन, तीसरा है नर्म लता, चौथा है फर्म लता। देख लो विद्यार्थी, जान बके दिया फर्म लता कि अगले दिन फर्म लता का डेफिनेशन बता देंगे तो आपका अगला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। अब 5 मिनट के लिए अलग से वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा मुझे, बस इतने क्वेश्चनों का आंसर आप लिखेंगे। आप पढ़े हैं जितना उसके सहायता से। कल हेनरी का नियम, कल क्या अभी थोड़ी देर में हो जाता है हेनरी का नियम, कर लिया जाए। इस वीडियो में इतना ही बात कर लिया। ओके भाई लोग, आज के लिए इसमें इतना ही। जय हिंद, जय भारत।